नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आज से लेकर जब तक मैं कहानी अपनी डालता रहूँगा अपने चैनल पर, आप सभी को मेरी कहानियाँ सुनकर पेटीएम कैश जीतने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप लोग आज की कहानी मेरी सुनेंगे तो आपको कहानी के बीच में एक कोड बोला जाएगा। उस कोड को जो मेरे इंस्टाग्राम पर भेज देगा सबसे पहले, मैं उसको 50 रुपये का पेटीएम कैश दूंगा। ऐसे ही मैं कहानी के बीच में 2 कोड बोलूँगा जो कि 50-50 रुपये के 2 कोड होंगे। वह कोड कहीं भी हो सकते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में, कहानी के बीच में और कहानी के अंत में। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू से लेकर पूरा अंत तक सुनिएगा। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ उड़ीसा से अजित जी की सच्ची और डरावनी कहानी। अब मैं आप सभी को कहानी अजित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अजित है और मैं उड़ीसा के भवानीपटना के पास के एक गांव का रहने वाला हूं। यह बात 1 साल पहले दिसंबर के महीने की है। मैं रायगढ़ एक फुटबॉल मैच खेलने गया हुआ था एक टीम की तरफ से, जो कि रायगढ़ की पास की ही टीम थी। फिर मैच खेलने के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पे आया तो ट्रेन छूट गई थी। फौरन मैं बस स्टैंड पर चला गया। रायगढ़ से भवानीपटना शायद 150 किलोमीटर के लगभग होगा। फिर शाम के 6 बजे भवानीपटना जाने वाली बस पे मैं चढ़ गया। फिर रात के 7 या 8 बजे होंगे कि बस 20 किलोमीटर जाने के बाद ही बस का टायर पंचर हो गया। मुझे टॉयलेट जाना था तो मैंने सोचा आराम से टॉयलेट करके आता हूँ, तब तक बस का टायर भी ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं टॉयलेट करके आया तो बस जा चुकी थी। मैं अकेला उस जंगली रास्ते में साइड से गाड़ियों को देखते देखते जा रहा था। मोबाइल की लाइट जलाकर आगे चल ही रहा था कि फिर मैंने रोड के दूसरी तरफ किसी को देखा। ऐसा लगा मुझे कोई तो है और मैं फौरन भागने लगा। फिर मुझे अचानक ही ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ भी कोई है। मैं पीछे पलटा तो कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने एक औरत को बच्चे के साथ देखा। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। उससे मैंने पूछा, आप इस जंगल में अकेले कैसे, वो भी एक बच्चे के साथ? तो फिर उसने मुझसे कहा कि मेरे पति और गांव वालों ने मुझे डायन करार करके मुझे मारने की कोशिश की और मैं उन सब से बच के भाग आई। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तो मैंने उससे कहा कि मैं फुटबॉल खेलने आया था यहाँ और बस छूट गई मेरी और मैं यहाँ फंस गया। फिर हम दोनों बातें करते करते आगे बढ़े। आगे एक झोपड़ी दिखी तो उसने मुझसे कहा कि वहाँ चलते हैं, ठंड बहुत लग रही है। तो मैंने अपने बैग से एक ब्लैंकेट निकाला जो कि इमरजेंसी के लिए रखा था मैंने। फिर मैंने अपनी जैकेट उतारी और उस बच्चे को उससे ढक दिया। फिर वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराई और थोड़ा शर्माई। मैंने भी उसको कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और वो भी मान गई। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए और रात भर हम दोनों ने प्यार किया। फिर हम दोनों ब्लैंकेट ओढ़ के किसी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे को बाहों में लेकर हम सो गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बिना कपड़ों के था। वो लड़की भाग चुकी थी। उसको मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर सुबह की बस भी आ गई थी। वहाँ एक आदमी ने मुझसे बोला कि भाई तू कहाँ गया था? तो मैंने अपने साथ बीती सारी बातें उसको बताई। तो उसने बोला कि भाई तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, वरना उस डायन के पल्ले में जो भी पड़ता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। शायद उस डायन को तू सच में पसंद आ गया था। मैं ये बात सुनकर थोड़ा डर सा गया और कुछ दिन लगे मुझे उस डर से बाहर निकलने में। मैं आज तक यही सोच रहा हूँ कि उस डायन ने मेरे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं किया। शायद उसे भी मुझसे प्यार हो गया था जैसे मुझे उससे हो गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों,
अब मैं आप सभी को आज की दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम अनु है। ये मेरे मम्मी के विलेज की कहानी है, जहाँ मैं छुट्टियों में गई हुई थी। तो हुआ यूं कि जब मैं 12 साल की थी, तब मेरे दादाजी एक प्रेयर सेंटर में 1 महीने के लिए गए हुए थे, क्योंकि उनका एक हाथ और एक पाँव ठीक से काम नहीं करता था। इसलिए हीलिंग के लिए प्रेयर सेंटर गए थे, जो मेरे मम्मी के विलेज से 3 या 4 किलोमीटर ही दूर था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी ने बोला कि दादाजी को कुछ सामान दे के आना है, जैसे कि खाने पीने का आइटम। फिर मैं और मेरी मम्मी और उनकी सबसे छोटी बहन यानी कि मेरी छोटी मासी, हम तीनों पैदल पैदल निकल गए प्रेयर सेंटर की ओर। कुछ देर वहाँ रुक के दादाजी के पास ही बैठे रहे और कुछ खाए पिए। फिर हम मम्मी के विलेज की ओर निकल गए। आते आते रास्ते में शाम हो गई। ऊपर से सर्दी का मौसम था और यहाँ 4 बजे ही सनसेट हो जाता था विंटर में। ऊपर से कोहरा भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए टॉर्च पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। साथ ही हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। तभी एक लड़का दिखाई दिया। वो पूरा वाइट सूट पहने हुए था, एकदम टिप टॉप, जैसे अभी किसी पार्टी में जा रहा हो। कसम से यार, वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा था। सच कहूँ तो मैं उस पर फिदा हो गई थी उसे देखकर। वो लड़का दूर से आ रहा था धीरे धीरे। तो हम तीनों ने सोचा, स्पेशली मेरी मम्मी ने, कि उस लड़के से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें विलेज तक थोड़ा पहुँचा दे, क्योंकि रात का टाइम है, ऊपर से इतना कोहरा भी था। तो जैसे जैसे हम उस लड़के के पास गए, वो धीरे धीरे धुंधला होता गया और फौरन ही गायब हो गया, जैसे कि वहाँ कोई था ही नहीं। हम 1 मिनट के लिए शॉक हो गए। फिर हम तीनों ने एक दूसरे का शक्ल देखा तो सब डरे हुए थे, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी माँ से पूछा, वो लड़का कहाँ गया जो वहाँ से आ रहा था? मैंने उंगली दिखाकर पूछा तो मम्मी ने मेरे हाथ में मारा और चुप रहने का इशारा किया। फिर मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि वो शायद कुछ और ही है, इसलिए मेरा और मेरी मासी का हाथ जोर से पकड़कर मम्मी ने स्पीड में चलना शुरू कर दिया और बोली कि पीछे मत देखना गलती से भी, और कुछ भी आवाज़ आए या तुमको कोई बुलाए तुम्हारे नाम से, फिर भी पीछे नहीं देखना है। बाय गॉड, हम तीनों इतना डर गए थे कि 1 सेकंड भी हम नहीं रुके जब तक हम विलेज नहीं पहुंच गए। आते वक्त बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। कुछ तो जंगली जानवर की आ रही थी, क्योंकि जंगल एरिया था, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। जितने स्पीड से हम चलते वो भी चलता, हम सांस जोर से लेते वो भी लेता। जैसे तैसे हम मम्मी के घर पहुँचे। कुछ टाइम लगा हमें नॉर्मल होने में। फिर मम्मी ने घर के लोगों को बताया इस बारे में। घर के लोगों ने कहा, आज के ही दिन उस एरिया में एक लड़के का बॉडी दफन किया गया है, क्योंकि कल ही एक्सीडेंट हुआ था उसका बाइक से। शायद वह किसी पार्टी से आ रहा था और नशे में बाइक चलाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। आज का पहला कोड है चुड़ैल। कसम गॉड की, वो दिन आज भी याद करती हूँ तो पसीना आ जाता है, और यह भी सोचती हूँ कि वो भूत था या फिर कोई और, या किसी की आत्मा। पर जो भी था अच्छा ही था, वरना तो वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था हम लोगों के साथ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी मासी आज भी मुझे मजाक में कहती हैं कि तूने एक भूत को पसंद किया था। तो दोस्तों, यह थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। आज शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में प्रदर्शनी लगी हुई थी। बहुत से पाठक और लेखकगण वहां पहुंचे हुए थे। उन्हीं में कॉलेज का एक ग्रुप भी शामिल था, जिसमें राहुल, रघु, निशा और उनके 4 दोस्त थे। उन लोगों को नए जमाने के लेखकों में ज़्यादा रुचि थी और वो उन्हीं की किताबें देख रहे थे। कुछ देर बाद वो साइंस और फिक्शन वाले सेक्शन की ओर बढ़ गए। वहाँ पर उन्होंने नई नई साइंस गल्प की पुस्तकें पसंद की और कुछ खरीदारी भी की।
रघु को पुराने साहित्य में काफी रुचि थी। पुरानी किताबों का संग्रह थोड़ा हटकर कोने की तरफ था। वहां पर रघु और उसके दोस्त पहुंच गए और वहां सजाई गई किताबों पर नजर डालने लगे। रघु की नजर एक किताब को देखकर ठहर गई। वो किताब एक पुराने चमड़े के बने कवर में बहुत पुरानी कलाकृति की तरह लग रही थी। रघु उस किताब को उठाकर उलट पुलट करके देखने लगा। किताब के शीर्षक देखकर रघु अचंभित था। किताब का शीर्षक था कहानी की कहानी। रघु को ये पुस्तक पसंद आई। उसे लेकर वो काउंटर पर बिलिंग कराने गया। काउंटर पर बैठी लाइब्रेरियन ने उस किताब को देखा और उस किताब की जानकारी अपने कंप्यूटर में सर्च करने लगी, लेकिन उसकी लिस्ट में ये किताब मिली ही नहीं। उसने कहा, सर, यह बुक तो हमारी इन्वेंट्री में मिल नहीं रही है, आप इसे नहीं खरीद सकते। रघु थोड़ा निराश हो गया। उसने बड़े आदर सहित कहा, मैम, थोड़ी कोशिश करें, शायद इस परेशानी का कोई हल निकल जाए। थोड़ा उलट पुलट करने के बाद लाइब्रेरियन ने कहा, सर, आप चाहें तो इसके प्रिंट रेट पर मैं इसे आपको दे सकती हूँ, पर यह थोड़ी महंगी है। इसका रेट कुछ 1111 लिखा है। इसके साथ पता नहीं ये सिंबल क्या बना हुआ है, पर आप इस किताब की आफ्टर डिस्काउंट 911 रुपये में ले जा सकते हैं। रघु खुश हो गया। उसने भुगतान की बात उस किताब को ले लिया। उसके सारे दोस्त इस किताब को लेने पर उसकी खिंचाई कर रहे थे, पर रघु इस किताब को लेकर बहुत खुश था। अब जल्द से जल्द घर जाकर इस किताब को पढ़ना चाह रहा था। सारे दोस्त उस प्रदर्शनी से कॉलेज की ओर निकल पड़े। कॉलेज की क्लासेस खत्म करने के बाद वो अपने अपने घरों को निकल पड़े। रघु घर पहुंचने को बहुत ही उत्सुक था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर उस पुस्तक को पढ़ना चाहता था। रघु घर पहुंचा और खाना खाने के बाद उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। पहले वो किताब का शीर्षक और प्रस्तावना इत्यादि को पढ़कर उस किताब के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वो किताब उसे बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। उसने उस किताब के पब्लिशिंग ईयर को देखा। उसमें 1605 लिखा था। रघु इतनी पुरानी किताब को पाकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि इस एंटिक किताब के रूप में उसे कोई नया तोहफा मिल गया हो। उसने किताब के लेखक और प्रस्तावना इत्यादि के बारे में पढ़ा और थक कर सो गया। सुबह रघु की माँ ने रघु को जगाने के लिए जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर कुछ गिरने की आवाज सी आई। उसकी माँ रघु रघु की आवाज लगाती रही, मगर अंदर से उसे कुछ खटर पटर की आवाज आती रही, पर दरवाजा नहीं खुला। जब उसके पिताजी आकर दरवाजे को 2-3 धक्का लगाए तो दरवाजे की कुंडी टूट गई और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त था। रघु एक कोने में डरा हुआ बैठा हुआ था। माँ जब उसके पास गई तो रघु ने देखकर डर के मारे चिल्लाने लगा, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर चले जाओ। माँ उसकी चीखों से डर कर बाहर आ गई। उसके पिताजी जब उसके पास जाने की कोशिश करते तब रघु का चिल्लाना और खतरनाक हो जाता था। रघु के पिताजी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रात तक तो सब ठीक था, अब क्या हो गया। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब भी रघु के पास जाने लगे तो रघु वैसी ही चीखता रहा। डॉक्टर साहब ने रघु के माता पिता की मदद से रघु को नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ देकर बोले, रघु की हालत अच्छी नहीं है, इसे जल्द से जल्द किसी अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है, नहीं तो मानसिक ब्रेकडाउन का खतरा है। इसकी हालत और आंखें देखकर ये लग रहा है मानो किसी बहुत बड़े
दर्द से गुजरा हो। पर डॉक्टर साहब, ये तो रात में अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर रहा था, रघु की माँ ने कहा। कई बार ये लक्षण अचानक ही दिखने शुरू होते हैं। आप लोग इसका ख्याल रखें और किसी अच्छे अस्पताल में जल्द से जल्द ले जाएं। उसी शाम तक रघु को एक नामी गिरामी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। सारे टेस्ट किए गए मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रघु का चीखना चिल्लाना और भी बढ़ गया था। अब वो अपने आप को नोचने काटने की कोशिश भी करने लगा था। डॉक्टर और नर्स उसकी इन हरकतों से परेशान हो गए थे। कभी कभी तो रघु खुद को मारने की भी कोशिश करता, लेकिन नर्स या वार्ड बॉय के सत्कर्ता की वजह से बच गया था। रघु जब भी होश में आता उसकी नजरें इधर उधर कुछ ढूंढती रहती। किसी खास दिशा में देखते ही उसकी आंखें खौफ से फैल जाती, शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते। फिर जब तक उसे होश रहता कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाते रहता। आखिर एक दिन रघु को अपने खौफ से मुक्ति मिल ही गई, या यूं कहें रघु अपने खौफ से हार गया था। उस दिन रघु टॉयलेट जाने के बहाने बेड से उठा और गैलरी की तरफ चला गया। तभी उसने गैलरी से नीचे छलांग लगा दी। उसके साथ ही उसकी यही लीला समाप्त हो गई। उसके दोस्त और जानने वाले सभी सदमे में थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। रघु की अंतिम क्रिया क्रम में उसके सारे दोस्त शामिल हुए थे। राहुल की कुछ किताबें रघु मांग कर अपने पास ले आया था। राहुल ने रघु की माँ से बताया तो उन्होंने रघु के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा किताबें तो उसके कमरे में ही हैं, जाकर ले लो। राहुल रघु के कमरे में पहुंचा और अपनी किताबों को निकालने लगा। उसे बेड पर पड़ी वही किताब नजर आई। ना जाने किस आकर्षण से बंद कर राहुल ने वो किताब भी उठा ली। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। एक दिन कॉलेज से लौटने के बाद राहुल अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर उसने उसी कहानी की किताब को उलट पुलट कर देखना चालू कर दिया। उस किताब में लिखा पब्लिशिंग डेट और प्राइस का सिंबल उसे अजीब सा लगा। उसने इंटरनेट पर उस सिंबल को सर्च किया। घंटों की खोजबीन के बाद उसे उन सिंबल का मतलब पता चल गया। वो सिंबल मायन ईयर और उनकी मुद्रा का था। इस हिसाब से वो पुस्तक 15th सेंचुरी की थी, मतलब उस समय से लगभग 3500 साल पुरानी। अब उसे इस किताब में इंटरेस्ट आने लगा था। वो इसे पढ़ना चाह रहा था। अगली सुबह जब राहुल के पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें ख्याल आया राहुल अभी तक सो रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। राहुल के पिताजी राहुल को जगाने उसके कमरे में गए। कमरे की हालत देखकर उनको धक्का लगा। बेड पर राहुल की हालत देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बेड पर राहुल किसी नमन की मुद्रा में बैठा हुआ था। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर पर बहुत तेजी से वार किया हो। पास जाकर देखने पर पता चला उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। राहुल के पिताजी को यह देखकर चक्कर आने लगा और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गए। कुछ देर में उनका नौकर श्याम उन्हें ढूंढता हुआ उस कमरे में आया और यह सब देखकर चिल्लाते हुए बाहर भाग गया। अगल बगल के पड़ोसी श्याम की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए और श्याम से पूछा, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो?
श्याम खून खून बोलता और घर की तरफ इशारा कर रहा था। पड़ोसी अंदर आए और कमरे में मृत राहुल और बेहोश शर्मा जी को देखकर पुलिस को खबर कर दिए। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ चुकी थी और शर्मा जी भी होश में आ गए थे। पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे। उन्हें इस तरह की लाश मिलने पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। इंस्पेक्टर राज, इनका लीडर, उसके पूरे करियर में इस तरह की मौत की घटना से कभी रूबरू नहीं हुआ था। उन्होंने शर्मा जी, उनके पड़ोसियों और नौकर श्याम का बयान लेना शुरू किया। शर्मा जी, आपको किस पर शक है? राहुल की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, राहुल को तो पढ़ाई के अलावा अन्य कोई जुनून ही नहीं था। उसकी भला किसी से कोई दुश्मनी कैसे हो सकती है? मुझे किसी पर भी शक नहीं है। पता नहीं किसकी नज़र मेरे बेटे को लग गई, सिसकियों के साथ शर्मा जी ने बताया। नौकर श्याम और पड़ोसियों से भी इंस्पेक्टर राज ने 2-4 सवाल किए और कहा, ये कमरा हम सील कर रहे हैं और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी कर मृत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कमरे को सील करके सारे पुलिस वाले चले गए। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद राहुल का शव उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर राज के टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। इंस्पेक्टर राज उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना सर खुजा रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये मर्डर है या किसी घातक बीमारी की वजह से जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सदमे की वजह से मृत्यु बताई गई थी। उसके साथ ही किसी भारी हथियार से शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे। डेड बॉडी के रक्त में थायरोकिशन की मात्रा बहुत बढ़ी हुई थी। साथ ही साथ रक्त की मात्रा में बहुत ही कम पाए जाना किसी मर्डर प्लान की ओर इशारा कर रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला। किसी दूसरे के ना कोई फिंगरप्रिंट मिले, ना ही कुछ और संदिग्ध। इंस्पेक्टर राज ने राहुल के कमरे का फिर से एक मुआयना करने का सोचा और निकल पड़े अपने अर्दली मनोज को लेकर। श्याम उन्हें दरवाजे पर ही मिल गया। राज ने श्याम से पूछा, शर्मा जी कहाँ हैं? श्याम राज को लेकर शर्मा जी के कमरे में गया। राज ने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, हम राहुल के कमरे का एक मुआयना करना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ रहें। शर्मा जी राज को लेकर राहुल के कमरे में चले गए। राज ने सरसरी निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन उसके मतलब का कुछ नजर नहीं आया। राज ने हर तरफ देखा, अलमारी, बेड, टेबल, सब कुछ पर उसके काम की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। राज ने सोच रखा था, आया हूं तो कुछ न कुछ तो ढूंढ कर ही जाऊंगा। उसकी नज़र बेड पर पड़े उस किताब पर पड़ी। किताब उसे कुछ अजीब सी लगी। उसने शर्मा जी से उस किताब के बारे में पूछा तो शर्मा जी ने कहा, मैं इस किताब के बारे में कुछ नहीं जानता। उस किताब को देख राज के दिमाग में कुछ खटका हुआ था। उसने शर्मा जी से उस किताब को ले जाने की अनुमति मांगी। शर्मा जी ने राज को किताब ले जाने की अनुमति दे दी। राज उस किताब को लेकर थाने पहुंचा और उसे अपने ड्रॉर में रख दिया। उसके बाद अपने नियमित काम करने में उलझ गया। कुछ दिन वो किताब राज के ड्रॉर में ही पड़ी रही। एक दिन राज को उस किताब की याद आई। शाम का समय हो चुका था। राज ने सोचा, इस किताब को घर ले जाकर ही देखता हूँ। बड़ी अजीब सी किताब है, पता नहीं इस लड़के को ये किताब कहाँ से मिली होगी। अगले दिन राज ऑफिस नहीं पहुंचा। उसके अर्दली मनोज ने राज का फोन भी कई बार ट्राई किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। थक हार कर
मनोज राज के घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मनोज को कुछ तो असामान्य लगा। राज का घर अंदर से बंद था। आज का अखबार और दूध का पैकेट बाहर ही पड़ा था। मनोज ने कई बार राज को आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनोज के मन में किसी अनिष्ट की आशंका हुई। उसने तुरंत ऑफिस फोन करके अपने सहयोगियों को यहाँ की हालत से अवगत करा दिया। थोड़ी ही देर में कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने राज के घर का दरवाजा धक्के मार मार कर तोड़ दिया। उसके बाद सब लोग राज के कमरे में पहुंचे। वहां की हालात बिल्कुल राहुल के घर जैसी थी। उसी प्रणाम की मुद्रा में राज बैठा हुआ था। उसकी भी जान जा चुकी थी। उसके शरीर का रंग काला पड़ चुका था। पुलिस वाले यह सब देखकर सन्न रह गए। उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाया और राज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ छानबीन करने के बाद उन्होंने राज के परिजनों को इस दुर्घटना की खबर दी। राज के घर को सील करने के बाद पुलिस अधीक्षक को खबर कर दी गई। इंस्पेक्टर राज की मौत के बाद सारी पुलिस चौकी में हड़कंप मचा हुआ था। कुछ लोग दबी जबान में उस किताब को ही इसका कारण मान रहे थे। उस किताब को मनहूस मानकर उसे थाने के स्टोर रूम में पड़ी पुरानी अलमारी में रख दिया गया। सबको हिदायत थी कि ना ही कोई इसके बारे में बात करेगा, ना ही किसी को कुछ बताएगा। वैसे भी मीडिया में पुलिस की बहुत ही थू-थू हो चुकी थी। जब अपराधों के रोकने वाले ही अपराधियों के शिकार हो जाएं और पुलिस के पास कोई जवाब भी ना हो तो डिपार्टमेंट की ही किरकिरी होना स्वाभाविक ही था। हेडक्वार्टर में बहुत ही गहन बैठक चल रही थी। इन हत्याओं का कोई सुराग तो मिल ही नहीं रहा था। ऊपर से बहुत प्रेशर भी था। मीडिया भी हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। हर अफसर अपने अपने हिसाब से कुछ सलाह देते, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पा रहा था। काफी देर खामोश रहने के बाद कप्तान तलपड़े ने कहा, मुझे लगता है इंस्पेक्टर सूरवत को यह केस सौंप देना चाहिए। बाकी लोग उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। आखिर ये कौन सी बला है? बिल्कुल नास्तिक, मर्दानों में मर्द, कभी हार ना मानने वाला ये सूरवत। इसने उन केसों को हल किया है जिसको अनसॉल्व समझकर छोड़ दिया जाता है। बस इसकी एक ही कमी है, अकड़ू और झक्की है थोड़ा सा। सारा काम अपने हिसाब से करता है, किसी की नहीं सुनता, तलपड़े ने बताया। सारे लोग अंधा क्या मांगे की स्थिति में थे। उन्होंने सूरवत को केस संभालने पर सहमति दे दिया। अगले ही दिन सूरवत का ट्रांसफर इस थाने में कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया। पहले दिन जैसे ही सूरवत ने पुलिस स्टेशन में कदम रखा, सारे पुलिसकर्मी उसे देखते ही रह गए। लंबे ऊंचे कद का बलिष्ठ इंसान, चौड़ी छाती में लगे हुए मेडल और सपाट चेहरे के साथ। जितनी तारीफ सुनी थी इंस्पेक्टर सूरवत बढ़कर ही निकला। आते ही अपने काम में जुट गया। यूं लगा मानो बरसों से इसी थाने में काम कर रहा हो। कुछ भी नयापन या अजनबीपन नहीं झलक रहा था। एक एक को उसके नाम से एक ही मुलाकात में पहचान बना लिया था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सूरवत ने इंस्पेक्टर की मौत की फाइल मंगवा ली थी और गहन अध्ययन में व्यस्त हो गया। फिर उसने राहुल की भी केस फाइल मंगवाया और काफ़ी देर फाइलों में डूबा रहा। उसने शुरुआत राहुल के मौत से ही करने की सोची, क्योंकि दोनों मौत की कड़ी आपस में जुड़ी हुई थी। दोनों ही फाइलों में उस रहस्यमय किताब के बारे में कुछ भी अंकित नहीं था।
और सूरवत महोदय को इन सब बातों पर यकीन भी नहीं था, इसलिए किसी ने उसे इसकी चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। अगले दिन सूरवत शर्मा जी के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने शर्मा जी से कुछ सवाल किए। नौकर शाम से भी बहुत कुछ पूछा। शाम ने बताया, साहब पुराने इंस्पेक्टर साहब यहाँ से राहुल बाबा की कोई किताब ले गए थे। सुना है उनकी भी मौत राहुल बाबा की तरह ही हो गई। मुझे तो वह किताब ही मनहूस लगती है। कौन सी किताब? इंस्पेक्टर ने शाम से पूछा। शाम ने कहना शुरू किया, साहब पुराने इंस्पेक्टर साहब को राहुल बाबा की बेड पर एक अजीब सी किताब मिली थी, जिसे लेकर वो थाने गए थे। कहते हैं जब उनकी मौत हुई उनके बेड पर भी वही किताब थी। सूरवत ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास करते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। साहब हम तो अनपढ़ हैं, जो सुना था आपको बता दिया, कोई गलती की हो तो क्षमा करें। सूरवत ने उससे कुछ और जानकारी ली और शर्मा जी से राहुल के कुछ दोस्तों के नाम और पते लेकर वहां से चला गया। वहां से निकलने के बाद सूरवत ने अपनी गाड़ी का रुख निशा की घर की तरफ कर दिया। निशा उसे घर पर ही मिल गई। सूरवत ने अपना परिचय देने के बाद निशा से राहुल की मौत के बारे में कुछ सवाल किए। निशा ने बताया, सर राहुल की मौत तो हम दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। राहुल की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी और उसका इतना प्यारा स्वभाव है कि कोई उसे मारने की सोच भी नहीं सकता। पर एक अजीब सी बात जरूर मैंने भी सुनी है कि राहुल के पास से रघु की कहानियों की किताब मिली थी। रघु कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। तब रघु और उसकी किताब की सारी जानकारी एक एक करके निशा ने इंस्पेक्टर को दे दी। सारी बात सुनकर सूरवत कुछ सोच में पड़ गया और निशा से उस लाइब्रेरी का पता लेकर लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर थोड़ी पूछताछ की। रिसेप्शनिस्ट ने उसे लाइब्रेरियन के पास पहुंचा दिया। सूरवत ने अपना परिचय और केस की सारी जानकारी उस लाइब्रेरियन लड़की को दे दी और पूछा, मैंने सुना है यहाँ से खरीदी किताब का हर मौत से कुछ न कुछ संबंध है। क्या आप मुझे उस किताब के बारे में कुछ बता सकती हैं? लाइब्रेरियन ने मना जाहिर करते हुए कहा, सर उस किताब की कोई भी एंट्री हमारे कंप्यूटर में नहीं थी। बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने उन्हें वो किताब दे दी थी। उस किताब के बारे में हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है। पता नहीं कैसे वह किताब हमारी प्रदर्शनी में आ गई। मुझे क्या इस लाइब्रेरी के किसी भी स्टाफ को उस किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूरवत वहां से भी खाली हाथ निकल गया। फिर बीच में अन्य काम निपटाते हुए वो थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर उसने उस किताब के बारे में पूछताछ की। उसके अर्दली ने बताया, सर किताब को स्टोर रूम में रख दिया गया है। हर कोई उस किताब से खौफजदा है। उसके बारे में बात करना भी मना है। सूरवत ने कहा, मुझे इन ढकोसलों पर यकीन नहीं है। जाओ और उस किताब को लेकर आओ। अर्दली भुनभुनाता हुआ उस किताब को लाने चला गया। थोड़ी देर में वापस आया और किताब सूरवत की मेज पर रख दिया और बोला, सर एक बार फिर सोच लीजिए, 2 लोगों की मौत इसके कारण हो चुकी है। सूरवत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, 2 नहीं 3। रघु की मौत भी इसी किताब की वजह से हुई थी। और अर्दली की तरफ देखकर कहा, अब तुम जाओ, मैं इस किताब की जानकारी लेता हूँ। सबसे कहना कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अर्दली वहाँ से चला गया, लेकिन उसने सोच लिया था वो सूरवत पर नज़र रखेगा। सूरवत ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते हुए उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसके सिर में अजीब सा दर्द और बदन में अजीब सी सिरहन होने लगी। उसे लगा उसकी तबीयत खराब हो रही है। किताब को वहीं थाने में छोड़कर वह घर चला गया। सारे रास्ते भर उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। कोई उसके सिर को इतनी
जोर से दबा रहा है, मानो सिर फट जाएगा। घर पहुंचकर उसने कुछ दवाइयाँ खाई और सो गया। रात के 2 बजे लगभग सूरवत को महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने उसे एक काला साया नजर आया जो उसे ही घूर रहा था। सूरवत ने झट से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस साए की ओर 2 गोलियां चला दी। साया वहां से गायब हो गया। सूरवत की आंखों में अब नींद नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा उसी साए के बारे में सोच रहा था। थोड़ी ही देर बाद सूरवत को महसूस हुआ मानो एक धुएं का बादल उसके कमरे में छाने लगा है। सूरवत अपने बिस्तर से उठना चाह रहा था, लेकिन वह तो हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे धुएं का वो बादल छटने लगा। अब बादलों के पीछे चलचित्र सी कुछ घटनाएं दिखने लगी। इंस्पेक्टर राज उसे अपने कमरे में नजर आए। राज उस किताब को अपने बेड पर लेटकर पढ़ता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में राज के सिर में भारी दर्द उठने लगा। राज उठकर बैठ गया। राज बेड के सिरहाने रखी दवाओं को लेकर खाने लगा। फिर भी दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। राज का ध्यान उस किताब की तरफ गया। उस किताब में से एक काला साया बाहर आया, जिसे देखकर राज डर के मारे कांपने लगा। उस काले साये ने राज के सिर पर हाथ रखा। राज एक विशेष मुद्रा में बैठ गया। उसके बाद उस काले साये ने राज के शरीर पर एक मोटी जंजीर से चोट करना शुरू कर दिया। राज टस से मस नहीं हो रहा था। उसी मुद्रा में बैठा रहा। जब उसके प्राणों का अंत हो गया तो वह काला साया पुनः उस किताब में समा गया। आज का दूसरा कोड है डायन। इस घटना के बाद कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया। सूरवत को राज और राहुल की मौत का रहस्य पता चल चुका था। अब उसे इस किताब के रहस्य को जानना था। अगली सुबह उठकर सूरवत थाने पहुंचा। वहां से उसने किताब को लिया और 3 दिन की छुट्टी की अर्जी देकर निकल पड़ा। उसने विंध्याचल के लिए बस पकड़ी। शाम होने से पहले वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंच चुका था। विंध्याचल पर्वत पर जंगलों में बढ़ते हुए झाड़ियों में एक गुफानुमा संरचना उसे नजर आई। उसी के अंदर वह चला गया। ऊपर से सकरी दिखने वाली गुफा अंदर बहुत चौड़ी हो गई थी। वहीं एक सिद्ध पुरुष बैठे तपस्या में लीन थे। सूरवत उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सिद्ध पुरुष ने आंख खोली और सूरवत को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब कौन सी समस्या आ पड़ी है पुत्र? सूरवत ने हाथ जोड़कर उस किताब को उनके समीप रख दिया। सिद्ध पुरुष उस किताब और अपना बायां हाथ रखकर ध्यान मगन हो गए। थोड़ी ही देर में झटके से उन्होंने अपना हाथ उस पुस्तक पर से हटा लिया और सूरवत से बोले, कहां से तुम ये मुसीबत उठा लाए? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। सूरवत ने किताब की सारी कहानी गुरुजी को बताई और कहा, गुरुजी, इससे निपट पाना इतना आसान होता तो मैं कभी आपको तकलीफ नहीं देता। आप ही अब इस मुसीबत से दुनिया वालों को छुटकारा दिलवाएं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, पहले इसकी गति देखनी होगी जो इसने सदियों से भुगती है। उसके बाद ही कोई उपाय किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें निमित्त बनना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? गुरुजी आपका साथ हो तो मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे? कृपया मार्गदर्शन करें। सूरवत ने कहा, तुम इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करो। मैं ध्यान लगाकर इसके नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव को संतुलित करता हूँ।
कितनी भी पीड़ा से गुजरने पर भी किताब पढ़ना बंद मत करना, अन्यथा सारे काम बिगड़ जाएंगे। इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अगर इनका मकसद पूरा नहीं हो तो ये संसार में कहर ढा देती हैं। इसके यहाँ होने का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन अवश्य होगा, अन्यथा ये अपने आप को प्रकट नहीं करती हैं, गुरुजी ने बताया। जी गुरुजी, अवश्य मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा, कहकर उस किताब को लेकर सूरवत बैठ गया और पेज पलटते हुए पढ़ने लगा। जैसे जैसे सूरवत उस किताब को पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गुफा के किनारे सारे रहस्य चलचित्र के सामान दिखते जा रहे थे। बहुत पुरानी माया नगरी के राज दरबार का दृश्य उभर कर सामने आया। राजा अपने दरबार में बैठे हुए एक लेखक जिसका नाम तैत्रेय था, उससे कविता सुन रहे हैं। कविता में राजा के सौंदर्य और वीरता का बखान हो रहा है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कवि से मनचाही मुराद पूरी करने की बात कही। कहा, मांगो जो भी मांगना है, लेकिन एक शर्त है, एक ऐसी कविता सुनाओ जिसे सुनकर हम रो पड़ें, अन्यथा तुम्हारे सिर को काट दिया जाएगा। राजा अपने पास बैठे सुंदरियों से चुहल कर कह रहा था। आमोद प्रमोद में लीन राजा को अपनी कविता से आकर्षित करना ही कठिन होता। यहाँ शर्त उसे रुलाने की थी। कवि को तो ये अपने जीवन की आखिरी घड़ी महसूस हो रही थी। वो कवि मन ही मन राजकुमारी को बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी भी उससे प्रेम भाव रखती थी, लेकिन राजघराने की नीतियों की वजह से कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया था। खैर, कवि महोदय ने राजकुमारी से विरह की कल्पना कर कविता की जो तान छेड़ी की, राजा जी का ध्यान ना चाहते हुए भी कविता ने खींच लिया। इधर कविता खत्म हुई, उधर राजा की आंखों से झरने के समान आंसू निकल पड़े। राजा उस कवि से बहुत प्रसन्न हो गए और कहा, मांगो कवि, क्या मांगते हो। कवि महोदय ने हिम्मत करके राजकुमारी का हाथ मांग लिया। यह सुनते ही महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कवि को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। उसी काल कोठरी में कवि महोदय ने राजकुमारी की याद में इस कहानी को लिखा। उसमें उन्होंने अपना सारा हुनर छलका दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का ब्याह एक राजा के साथ कर दिया गया। जब उस राजा को इस कवि महोदय के बारे में पता चला तो उसने अपने ससुर जी को खत लिखकर उस कवि को अपने पास भेजने का आग्रह किया। कवि को बीड़ियों में जकड़कर उसके सामने पेश किया गया। राजा ने अपनी पत्नी से प्यार करने के जुर्म में कवि की बीच चौराहे पर पत्थरों से मारकर हत्या करने की सजा सुनाई और रानी की उपस्थिति वहां अनिवार्य कर दी। फिर उस कवि की हत्या उसकी प्रेमिका के सामने ही पत्थर मार मार कर दी गई। कवि के मरने के बाद रानी ने भी विष पान कर अपने प्राणों को त्याग दिया। उस कवि की लिखी इस किताब में उस कवि की सारी भावनाएं और दर्द कैद हो गए। कवि की रूह भी उसी किताब में फंस गई। जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, वो भावनाओं से आहत होकर और कवि की रूह के द्वारा मार दिया जाता था। कई लोगों ने इस किताब से मुक्ति पाने के लिए इसे जलाने, फाड़ने या नष्ट करने की कोशिश किया, मगर सब व्यर्थ हो गया। इस पुस्तक पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। इधर सूरवत ने पूरी किताब पढ़कर खत्म किया, लेकिन उस किताब की भावनाओं से आहत होकर बेहोश हो गया। सूरवत ने गुरुजी की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। गुरुजी ने कहा, पुत्र, डरने की कोई बात नहीं है। इस किताब से जुड़ी जो भी आत्मा
और नकारात्मक भावनाएं हैं उनको इस किताब से मुक्त करने के लिए हमें एक आराधना करनी होगी। हमें इस अतृप्त आत्मा की इच्छा पूरी करनी होगी, तभी इस पुस्तक की शुद्धि हो पाएगी और उस आत्मा की मुक्ति भी। ठीक है गुरुजी, जैसा आप उचित समझे। गुरुजी उस पुस्तक को लेकर ध्यान मगन हो गए। थोड़ी ही देर बाद वहां पर काफी हलचल होने लगी। गुफा के अंदर ही बवंडर सा चलने लगा। कुछ देर बाद जब ये बवंडर शांत हुआ तब गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए सूरवत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जन्म का प्रयोजन सिद्ध होने वाला है पुत्र। तुम सदा यही पूछा करते थे ना कि तुम्हारे निरर्थक जीवन का क्या महत्व है, क्यों तुम्हारे संसार द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी इन जंगलों में पाला गया। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने में इस धारा को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन इस पुस्तक के अंत करने में मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। सूरवत ने कहा, देखो पुत्र, इस शक्ति के पुनः सक्रिय होने का कारण है इसकी प्यारी राजकुमारी का पुनर्जन्म, जो इस दुनिया में कहीं ना कहीं हो चुका है। उसकी चाहत ने ही इस पुस्तक की शक्ति को उग्र कर दिया है। इसकी मुक्ति का मार्ग उस राजकुमारी से होकर जाता है। तुम्हें उस राजकुमारी को ढूंढना होगा और किसी तरह लेकर उसे यहाँ आना होगा। परंतु गुरुदेव, मैं उस राजकुमारी को पहचानूंगा कैसे? सूरवत ने पूछा। गुरुजी ने पुस्तक की आखिरी पृष्ठ पर बनी कलाकृतियों की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्र, इन कलाकृतियों को ध्यान से देखो, तुम्हें इसमें उस राजकुमारी का अक्ष दिखाई देगा। सूरवत ध्यान लगाकर उस कलाकृतियों को देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही उस कलाकृतियों में एक चेहरे का अक्ष सामने आया। उसे देखकर सूरवत को यकीन नहीं हो रहा था। वो अक्ष निशा का था। गुरुजी, इस चेहरे को तो शायद मैं पहचानता हूँ। ये तो निशा है। मैं इससे इसी पुस्तक के सिलसिले में मिल चुका हूँ। इस पुस्तक के शिकार हुए बच्चों की दोस्त है ये, सूरवत ने बताया। पुत्र, तुम्हें इस कन्या को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आना होगा, अन्यथा दिन ब दिन इसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और इस पर काबू पाना असंभव हो जाएगा। सूरवत ने सिर हिला दिया और वहां से निकल पड़ा। सूरवत वहां से निकलकर निशा को लाने चल पड़ा। निशा उसके साथ यहाँ आने को तैयार होगी या नहीं, इसी सोच से सूरवत घिरा हुआ था। कुछ समय पश्चात उसे अपने जीवन की सार्थकता का ख्याल आया। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, सोचते हुए सूरवत पुरानी यादों में खो गया। जब से उसने होश संभाला था, उसे ये जंगल और ध्यान में बैठे ये गुरुजी ही नजर आते थे। उसका पालन इस जंगल के गुफाओं में ही हुआ था। उसने ना कभी अपने माता पिता को देखा था, ना ही उनके बारे में कुछ जानता था। इन जंगलों में रहते हुए उसे हमेशा कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीज़ों से पाला पड़ता रहता था। शुरू में तो डर कर वह गुरुजी की गोद में दुबक जाया करता था। धीरे धीरे उसे इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। गुरुजी ने ही उसका पालन पोषण किया। उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरवत तो मानो किसी और मिट्टी का बना था। उसे कभी भी इन बातों पर आस्था नहीं हुआ। वो अपनी ही धुन में मगन रहता था। गुरुजी ने अपने एक सेवक से कहकर इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बोर्डिंग में करवा दिया। बाहरी दुनिया में सूरवत का गुरुजी से मिलना जुलना कम हो गया। कई बार सूरवत को बहुत अजीब अजीब सपने आते। जब से गुरुजी से सूरवत ने इस बारे में चर्चा की, हमेशा गुरुजी मुस्कुरा कर टाल देते। बचपन में सूरवत सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग थलग ही रहता था। उसे बच्चों के खेल तमाशे में कोई रुचि नहीं थी। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो पे व्यूज़ तो आते हैं पर लोग बाग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं पहुंच पाता है। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी एक झटके से सूरवत की नींद टूटी। उसने देखा बस शहर के स्टैंड पर पहुंच चुकी है। यात्रीगण उतरने लगे थे। सूरवत भी बस से उतर गया। वहां से सीधा वो निशा जी के घर पहुंचा और निशा से सारी बातें बताने के बाद मदद की आस में पूछा, क्या आप अभी गुरुजी के पास चल सकती हैं? निशा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने कहा, सूरवत जी, मेरी ज़िंदगी में ऐसी ही बहुत सारी परेशानियों के जंजाल हैं, मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद बचपन से बुरे सपनों से परेशान हूँ, पता नहीं कब उनसे मेरा पीछा छूटेगा। आपने एक और परेशानी लाकर मुझे उलझन में डाल दिया है। सूरवत ने निशा को बताया, अगर उस पुस्तक को नष्ट नहीं किया गया तो हो सकता है आपके लिए वही एक बड़ी मुसीबत बन खड़ी हो जाए। हम सब मिलकर शायद उसका अंत कर सकें। निशा डरी सहमी तो थी, लेकिन और मौतों को रोकने के लिए ना चाहते हुए भी तैयार हो गई। सूरवत ने निशा से कहा, मेरे साथ चलने से पहले आप अपने माता पिता को खबर कर दीजिए। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। निशा ने बताया, वह अनाथ है, उसका बचपन अनाथालय में गुजरा है। बड़े होने पर अपने पैरों पर खड़ी होकर अब यहाँ रहती है। अनाथ होने का दर्द सूरवत से ज़्यादा कौन समझ सकता था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ बोलना उचित ना समझा और निशा को अपने साथ लेकर चल पड़ा विंध्याचल पर्वत की ओर। निशा की बातों ने उसके मन को कहीं ना कहीं झकझोर दिया था। उसे भी तो अपने बचपन में माता पिता का प्यार कहाँ नसीब हुआ था। उसने कई बार गुरुजी से इस बारे में पूछा भी था, लेकिन वो कुछ भी कहाँ बताते थे। हमेशा ही कुछ न कुछ श्लोक सुनाकर ध्यान मगन हो जाते। सामान्य इंसान हो तो उनसे जिद भी किया जा सके, लेकिन इनसे हट का मतलब पत्थर पर सर पटकना ही था। मैंने भी तो कितना दुख पहुंचाया उन्हें, कितनी कोशिश की थी उन्होंने मुझे तंत्र और योग की शिक्षा देने के लिए। पता नहीं किस भावना से वह शोभित होकर मैं सब ठुकरा रहा था। गुरुजी ने भी कभी बहुत गंभीरता से कोशिश नहीं की, मुझे भेज दिया हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए। कितना खुशनुमा माहौल था उस हॉस्टल का। सारे बच्चे अनुशासन में रहते हुए पढ़ाई करते, परंतु मुझे उस अनुशासन की कोई परवाह नहीं होती। जब जहाँ जाना चाहता वहाँ चला जाता, जो भी करना चाहता वो कर लेता। इधर निशा अपने बचपन से आने वाले बुरे ख्वाब के बारे में सोच ही जा रही थी। कैसे बचपन से ही वो एक ही डरावना ख्वाब देखती चली आ रही थी। पहले तो कभी कभी ये डरावने ख्वाब आते थे, अब तो हर दिन आने लगे थे। ख्वाब में उसे कोई अपना दर्द से तड़पता हुआ महसूस होता, लगता कोई उसे दूर से घुटी घुटी आवाज में पुकार रहा हो। कभी कभी एक आकृति उसके पास भी चली आती, जिसका शरीर सर से लेकर पांव तक जख्मी होता और वो उसे पुकारता रहता। निशा की हालत इस स्वप्न को देखकर बहुत खराब हो जाती थी। आज उसे लग रहा था शायद उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। रात होने से पहले वे दोनों गुरुजी तक पहुंच चुके थे। गुरुजी ने निशा को देखा और अचंभित रह गए, बिल्कुल
वही रूप वही रंग। उन्होंने दोनों को एक वेदी के किनारे बिठाया और कुछ तैयारी करने लगे। वेदी के चारों तरफ उन्होंने गोल घेरा बनाया और उन दोनों से कहा, कुछ भी हो जाए, हवन खत्म होने से पहले इस घेरे से बाहर मत निकलना। यदि मैं भी कहूँ तब भी नहीं। दोनों सहमति से अपना सर हिला दिए। गुरुजी ने पुस्तक के चारों ओर भी एक घेरा बनाया और कुछ हवन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हवन चलता रहा। अब गुरुजी ने जल का छिड़काव उस पुस्तक पर करने लगे। कुछ ही देर में वो पुस्तक खुद ही खुलने लगी। उसके अंदर से एक काला साया बाहर आया। उस काले साये ने क्रोधित होकर गुरुजी को फिर सूरवत को देखा। उसके बाद जैसे ही उसकी नज़र निशा पर पड़ी, उसकी आंखों में क्रोध की जगह वेदना ने ले ली। अब वह साया वहीं खड़े होकर किताब को पढ़कर निशा को सुनाने लगा। धीरे धीरे निशा को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। उसे उस कवि और उसकी लिखी कविताएं भी याद आ गई। प्रेम पाश में फंसकर निशा खड़ी हो गई और उस काले साए की तरफ बढ़ती गई। गुरुजी और सूरवत उसे आवाज लगाते रहे, लेकिन निशा किसी सम्मोहन में बंधी सी उस काले साए के पास पहुंच गई। गुरुजी अब असहाय हो चुके थे। सब कुछ उनकी असमर्थ से बाहर हो चुका था। उस काले साए ने निशा के सर पर हाथ रखा। निशा प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गई। गुरुजी असहाय होकर ये दृश्य देख रहे थे। सूरवत ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे तो इन तंत्र मंत्र में कभी यकीन तो रहा ही नहीं। कभी आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग मेरे सामने किया भी नहीं। अब आपके बस का कुछ रहा नहीं तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी ने सूरवत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे लिए सदा ये योग, माया, यंत्र तंत्र तुच्छ ही थे। तुम्हारे पास होने मात्र से इन शक्तियों की ऊर्जा खत्म हो जाती है। सदियों से तुम इस धरा पर जीते आए हो। हर बार तुम्हारा स्थान और पालन पोषण भर बदलता रहा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सामने है। जाओ और विजय हासिल करो। सूरवत को गुरुजी की कही कोई बात समझ तो नहीं आ रही थी, पर वो निशा को बचाने कूद पड़ा। उस साए ने सूरवत को जोर का धक्का दिया। उस धक्के से सूरवत बहुत दूर जाकर गिरा। गुस्से की वजह से सूरवत की आंखें लाल हो गई। उसने पुनः साए के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करी। साया निशा को छोड़कर अब सूरवत की तरफ मुड़ गया। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए सूरवत को अपने आगोश में ले लिया। अब सूरवत का दम घुटने लगा था। उसके सारे शरीर पर फफोले उग आए। जलन के मारे सूरवत जोर जोर से चीख रहा था। गुरुजी नम आंखों से यह सब देख रहे थे। उन्होंने निशा को अपनी तरफ खींच लिया और अपने पास उस घेरे में बिठा लिया। इधर सूरवत के शरीर में हुए फफोले से आग निकलने लगी थी। दर्द के मारे सूरवत चीखते हुए बेहोश हो गया। काला साया अब निशा की ओर बढ़ रहा था। तभी पीछे से किसी के गुर्राहट की आवाज आई। गुरुजी ने देखा सूरवत जलते हुए शरीर के साथ उठकर खड़ा हो गया था। अब उसके शरीर की आग में बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। सूरवत को अब इस आग से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। गरजते हुए वो आगे बढ़ा और उस काले साये को पकड़कर अपनी देह में समा लिया। इसी के साथ उस कहानी की पुस्तक से निकलकर सारे शब्द सूरवत के अंदर समा गए। उस पुस्तक पर समय का असर होने लगा और गलकर वो मिट्टी बन गया, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। सूरवत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसके शरीर में लगी आग शांत हो गई। गुरुजी ने उसके चेहरे पर जल छिड़काव करने के थोड़ी ही देर बाद सूरवत को होश आ गया। सूरवत ने होश में आते ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया और उस साये को ढूंढने लगा। पुत्र,
शांत हो जाओ, सब कुछ अपनी नियति के अनुसार संपन्न हो चुका है, तुम थोड़ा आराम कर लो। सूरवत को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसके बदन का हर हिस्सा लग रहा था जैसे तप रहा हो, बहुत जलन की पीड़ा हो रही थी उसे। गुरुजी ने उसे एक द्रव्य पीने को दिया। उसे पीते ही सूरवत को राहत महसूस हुई। निशा जो अब सामान्य हो चुकी थी, सूरवत को ऐसे देख रही थी जैसे ये कोई अजूबा हो। सूरवत ने उसकी ओर देखा और पूछा, ऐसे क्या देख रही हो मेरी ओर? निशा ने उसकी ओर देखकर पूछा, कौन हो तुम? सूरवत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने गुरुजी की तरफ प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। अभी के लिए इतना भर जान लो, कालों के काल महाकाल के शापित अंश हो तुम, जिसे चराचर जगत में शाप मुक्त होने के लिए भेजा गया है। समय समय पर तुम्हारा रूप बदलता रहा है। कई जिंदगियां तुम जी चुके हो, कई जिंदगी जीनी अभी बाकी है। किसी भी जिंदगी में जब भी तुमसे कोई पाप होता है, पुनः तुम्हें बचपन से शुरुआत करनी पड़ती है। श्राप के कारण ही भक्ति मार्ग अपनाकर तुम मुक्ति नहीं पा सकते। तुम्हें सांसारिक कष्ट सहकर ही मुक्ति मिलेगी। सूरवत मुस्कुराते हुए, गुरुजी, आपने फिर वही राग छेड़ दी। कितनी बार मैंने कहा, इस पूजा पाठ तंत्र मंत्र के तरह मुझे खींचने की कोशिश ना करें। गुरुजी ने ये सुना और एक रहस्यमय मुस्कान से बात खत्म कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और कमेंट में महाकाल या महादेव ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, जल्द से जल्द महादेव या महाकाल कमेंट करिए।